हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लासे में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के 2 पार्ट किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें थ्योरी के साथ में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर आपके डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं फ्रेंड्स आपके प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है। और तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं। आपके पास मीडियम होते हैं, यानी मीडियम आपका जो प्रकाश आपका होता है जिस जगह से होकर गुजरता है उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मीडियम कहते हैं। तो मीडियम आपके 2 टाइप के होते हैं, यानी एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। तो देखिए इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पहले सबसे कह दें कि अपवर्तन क्या होगा। तो अपवर्तन यहाँ पर आप उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपका एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो इसी घटना को आपका क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 माध्यम है, यानी एक माध्यम आपका ये मान लेता हूँ मैं नीचे वाला माध्यम आपका मैंने मान लिया कि कांच है, और एक आपका जो माध्यम है वो आपका मैं मान लेता हूँ ऊपर क्या है फ्रेंड्स, वायु। यानी आपके पास 2 माध्यम है। तो देखिए फ्रेंड्स जब भी आप कंपेयरिंग या कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आपके पास 2 माध्यम होना आवश्यक है, यानी 2 माध्यम होंगे तभी आप वहाँ पर कह सकते हैं कि एक सघन माध्यम होगा और एक विरल माध्यम होगा। तो इन चीज़ों को भी अभी हम आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है तो इसी घटना को फ्रेंड्स बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए अगर मान लीजिए ये आपका वायु है, तो कोई लाइट रे अगर ऐसे आती है तो ये प्रकाश की जो लाइट रे है ऐसे आती है, तो ये इसका मतलब इस प्रकार निकलनी चाहिए, यानी इसका जो रिफ्रैक्शन है वो ऐसे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो आपकी अवलंबी की तरफ झुकती है और एक अवलंबी से दूर हटती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन अभी आपको समझ में आएंगी। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपवर्तन के बारे में। तो आप इतना समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। अब देखिए इनकी चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 प्रकार के मीडियम होते हैं, एक आपका सघन होता है और एक आपका विरल माध्यम बोला जाता है। सघन माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसके अणु कैसे हों, पास पास होते हैं, और एक ऐसा माध्यम जिसके अणु कैसे हों, दूर दूर हों, ऐसे माध्यम को क्या बोला जाता है, विरल माध्यम बोला जाता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो अगर मैं आपसे पूछूं एक आपके पास मीडियम क्या है फ्रेंड्स, कांच है, और एक मीडियम आपका वायु है, तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि सघन माध्यम कौन सा होगा और विरल माध्यम कौन सा होगा। तो देखिए अगर मैं वायु और कांच के रेस्पेक्ट में देखूं तो यहाँ पर जो सघन माध्यम होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, और जो विरल माध्यम होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, वायु। यानी इसको आप क्या बोलेंगे, तो विरल माध्यम। तो अब आप क्लियर कर पाए होंगे कि जब आपके पास 2 मीडियम होते तो वहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपका जो मीडियम है किस सघन कौन सा है और विरल कौन सा है, लेकिन उसके लिए आपको 2 माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये आपका विरल माध्यम हो जाएगा और ये सघन माध्यम होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कंडीशन होती हैं, यानी एक बार तो मैंने ऊपर क्या ले लिया, विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम, और एक कंडीशन में मैं वायु को नीचे ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर आपका वायु है और ऊपर आपका क्या है, कांच है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे कहोगे कि इन दोनों में आपका ये वाला जो माध्यम है इसको आप बोलेंगे विरल और इसको आप बोलेंगे सघन माध्यम। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या कंडीशन होती है, तो आपने देखा कि जब भी कोई लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है तो आपने देखा कि एक विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम था, तो जो प्रकाश की किरण ऐसे आई तो इसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण। यहाँ पर
आपको ये ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं आपतित किरण। और फ्रेंड्स जो निकल के जाती है इसको क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। लेकिन ये जो आपकी आपतित किरण है उसके बाद यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर यहाँ से जो जिस माध्यम से टच करके ये गुजरी है उसके उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर या लंब खींचते हैं और इस लंब को क्या बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसको फ्रेंड्स बोलेंगे अभिलंब। अब यहाँ पे बात करी हमने कि ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए आपने देखा कि जो प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, लेकिन ये आपकी जानी किस प्रकार थी, जिस प्रकार आपकी आ रही है उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। एक्चुअल में वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है तो इसका जो रिफ्रैक्शन होता है तो ये किस प्रकार यानी अविलंब की तरफ झुक जाती है। यानी इसका जो है ना ये किरण इस प्रकार निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये आपकी इस तरफ मुड़ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी अपवर्तित किरण बोला जाता है, अपवर्तित किरण। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण आपकी किससे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो आपकी अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है यानी यहाँ पर भी जो भी एंगल मेज़र करेंगे उसके नॉर्मल से करते हैं, अविलंब से। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कौन सा, एंगल आई यानी आपतन कोण, और ये आपका अपवर्तन कोण, इसको बोलेंगे आप एंगल आर। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें यहाँ पर अभी समझ सकते हैं और सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो से आगे बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर होने वाली है बिना किसी दिक्कत के। देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए अगर कोई लाइट रे आपकी सघन माध्यम से विरल में एंटर करती है, यानी इस यहाँ से भी कोई लाइट रे ऐसे आई आपकी, तो ये जो लाइट रे है उसका जो रिफ्रैक्शन है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये आपका यहाँ पे मैं इसका नॉर्मल मान लेता हूँ, ये इसका नॉर्मल है यानी अविलंब है। तो जब भी कोई लाइट रे आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करेगी तो ये आपकी क्या होती है, उस अविलंब से दूर हट जाती है। यानी आई तो आपकी प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, बट यहाँ पर ये क्या करेगी, उससे दूर हटेगी, अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो यहाँ पर भी आपकी सेम चीज़ें होती हैं, यानी एंगल आई ये बनेगा और एंगल आर आपका ये बन जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि आपके मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है और कौन से मीडियम होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे कंडीशन बनती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, आगे आप देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्ट आपको आने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप इतना क्लियर कर पाए होंगे कि आपके दो माध्यम होते हैं, एक और माध्यम भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो उसमें आप किस प्रकार समझ सकते हैं, विरल का मतलब होता है एकदम यानी जैसे कि वायु हुआ, तो वायु के आपने पार्टिकल देखे हैं कि वायु के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, और आपका एक सघन होता है, जैसे कि अभी आप समझ सकते हैं। अगर सघन और विरल और अच्छे से समझना चाहते हैं तो देखिए, जैसे कि आप अभी जैसे देख पा रहे हैं कि अभी लॉकडाउन जो चल रहा है, अब अगर आप बाइक लेके अगर रोड पे निकलते हैं तो आप जितना चाहें उस स्पीड से आप बाइक चला सकते हैं। और एक बार आप क्या करें, मेले में जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप बाइक चलाना चाहेंगे तो क्या अभी जो लॉकडाउन में आप चला सकते हैं उस स्पीड से क्या वहाँ भीड़ में चला सकते हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं चला सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि विरल माध्यम ऐसा माध्यम होगा जिसके आपके पार्टिकल या अणु कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, और एक ऐसा माध्यम जिसके अणु कैसे हों, पास पास हों, उसको हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। तो आइए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में कि यहाँ से और किस प्रकार की चीज़ें बनती है और क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपके किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ऐसे हम बात करते हैं कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल आपकी किस प्रकार होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास दो मीडियम है, एक आपका सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, यानी आपके पास दो प्रकार के मीडियम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सघन और एक आपका विरल। तो फ्रेंड्स, दो माध्यम में अगर आप कंपैरिजन करें तो देखिए, सघन माध्यम और विरल माध्यम आपने देखा कि जिसके अणु पास पास हों वो आपका सघन होगा और जिसके अणु
दूर दूर होते हैं तो वहाँ पर उसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन से मीडियम में आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी यानी प्रकाश की चाल होगी वो ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल तो कम होगी लेकिन विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। तो यहाँ से एक चीज़ बात आती है कि प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी OD। तो प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व आपका घनत्व से आप समझते ही हैं कि जिसके अणु पास पास होंगे उसका घनत्व ज़्यादा है और जिसके अणु दूर दूर हैं उसका घनत्व कैसा है आपका यानी कम है। तो यहाँ पर आप इजीली कह सकते हैं कि जो भी आपकी लाइट रे है सघन माध्यम से यानी एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है, तो इसमें अगर आपका प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा होगा तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व अगर ज़्यादा हुआ तो आप क्या बताएंगे कि प्रकाश की चाल उसमें क्या होगी यानी स्पीड ऑफ आपकी किसकी प्रकाश लाइट। तो प्रकाश की चाल आपकी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अगर सॉरी यहाँ पर कम होगी। जब भी आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व अगर ज़्यादा है तो उस माध्यम में आपकी प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। अगर मान लीजिए प्रकाशीय घनत्व आपका कम हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रकाश की चाल होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको ये शब्द भी ध्यान में रखना है कि प्रकाशीय घनत्व जहाँ भी ज़्यादा होगा वहाँ पर आपकी क्या होगी, प्रकाश की चाल कम होगी, और जहाँ पर आपका प्रकाशीय घनत्व कम होगा वहाँ पर आपकी प्रकाश की चाल होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है तो देखिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं यहाँ पर अपवर्तन के नियम यानी अपवर्तन के क्या नियम होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी अपवर्तन के दो नियम होते हैं। यानी एक नियम तो ये होता है जैसा कि आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि आपका यानी अगर बात कर रहे हैं किसके बारे में, अपवर्तन के नियम के बारे में, तो फर्स्ट रूल आपका ये होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो सिंपल सा ये आपका एक फर्स्ट रूल है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों किस में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। अगर दूसरे नियम की बात करें यहाँ पर तो आपका जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है कि आपका ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी एक माध्यम ये है तो इसका अपवर्तनांक m मान लेते हैं। तो इसको देखिए अपवर्तनांक बोलते हैं। अब इस वर्ड को आप शायद ही ना समझ पाए अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो फ्रेंड्स अभी इस शब्द के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपवर्तनांकों को जानेंगे कि अपवर्तनांक आपका क्या होता है। तो देखिए अपवर्तनांक जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आप रूल को समझ लीजिए। यानी आपका जो सेकंड रूल होता है किसका, प्रकाश के अपवर्तन का, तो वो सेकंड रूल आपका ये होता है फ्रेंड्स कि आपका यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक और उसके द्वारा यानी अपवर्तित किरण के द्वारा बना कोण का मल्टीप्लाई दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक यानी इसको μ1 मान लीजिए और इसको μ2, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और उसके द्वारा बने कोण का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। और बराबर होने के साथ ही यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस नियम को किसका नियम कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड रूल आपका मैंने क्या बताया कि उस माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में बने कोण का गुणनफल, यहाँ से मैंने मान लिया साइन आई, आपका जो एंगल बना वो क्या बना, साइन आई, और ये बराबर होता है किसके, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक और उस माध्यम में बने कोण के। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आपका μ1
और साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर के होता है। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखेंगे कि अपवर्तन का जो सेकंड रूल होता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में बने कोण का गुणनफल बराबर होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और उसमें बने कोण के गुणनफल के। तो सेकंड रूल ये आपका होता है और इस नियम को आपका स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें म्यू की, यानी आपका म्यू होता क्या है, तो मैंने बताया अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जो अपवर्तनांक है म्यू फ्रेंड्स क्या होता है कि अपवर्तनांक यानी किसी भी मीडियम का जो अपवर्तनांक होता है हमें ये बताता है कि उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है यानी स्पीड ऑफ लाइट है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल आपकी कितनी है। बस ये आपका क्या कहता है, अपवर्तनांक बताता है। यानी आप इजीली याद रख सकते हैं कि अपवर्तनांक हमें क्या बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल आपकी कितनी होगी। तो इस प्रकार आपका सेकंड रूल होता है। और अपवर्तनांक भी आप, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि क्लियर कर चुके होंगे। अपवर्तनांक क्या होता है प्यारे दोस्तों, कि आपका अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि उस मीडियम में आपकी जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है। तो आप इजीली इतनी बात दिमाग में रख सकते हैं और आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं साथ साथ। तो आप ध्यान में रखिए कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो क्या है। आइए बात करते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, और अगर बात करें अगर हम किसके बारे में, अपवर्तनांक के बारे में, तो देखिए अपवर्तनांक आपका किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कि जो आपका अपवर्तनांक होता है जिसे आप क्या मानते हैं म्यू, यानी इसको हम बोलते हैं म्यू। तो ये जो अपवर्तनांक होता है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी आपका उस माध्यम के प्रकाशीय घनत्व के क्या होती है, समानुपाती होता है। जैसे कि समानुपाती ऑप्टिकल डेंसिटी, इससे मतलब क्या होगा कि आपका जिस मीडियम का अपवर्तनांक जितना होगा उतना, यानी जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि किसी मीडियम का अपवर्तनांक जितना बढ़ेगा उतनी उसकी क्या होगा, प्रकाशीय घनत्व कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होने पर क्या होगा, आपका जो ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, बराबर साथ साथ बढ़ेंगी। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि इसके तो क्या होता है, समानुपाती। यानी मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगाया, इसका मतलब होता है समानुपाती। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जो म्यू होता है उस मीडियम में प्रकाश की चाल के, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी म्यू आपका किसके, उस प्रकाश की चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या समझ सकते हैं आप, तो देखिए अपवर्तनांक यानी जैसे कि जिस मीडियम में आपकी यहाँ पर उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, वी क्या होता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे म्यू प्रोपोर्शनल 1/v होता है। यानी इसका मतलब जो अपवर्तनांक होता है आपका उस मीडियम में, जिस मीडियम में हम देख रहे हैं उस मीडियम में आपका उस प्रकाश की चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे आपका एक न एक प्रश्न बनता है और आप आगे देखते रहें इस वीडियो को, क्योंकि आप यहाँ से कुछ नया सीखने वाले हैं। तो म्यू प्रोपोर्शनल 1/v हो गया, मतलब अपवर्तनांक जो होता है उस मीडियम में उस माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ पर ये बढ़ेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो उसका जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी म्यू प्रोपोर्शनल 1/v। तो जब भी आप क्या हटाएंगे, यहाँ से ही जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे म्यू बराबर c/v। इससे मतलब हो गया, अब आपका ये जो आ गया तो फ्रेंड्स आपका किसी भी मीडियम में अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला हो गया। यानी आपका c जो होता है इसको कहते हैं प्रकाश की चाल, और ये v होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल।
अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी सहायता से किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, या फिर आप उसमें प्रकाश की चाल तो आपको बताएं क्या होती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात से मतलब होता है कि जिस माध्यम में आपकी वायु ना हो, ऐसे माध्यम को क्या बोला जाता है, निर्वात बोला जाता है। तो वहाँ पर आपकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट यहाँ पर वायु में भी हम क्या करते हैं, इसी चाल को लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो वायु को भी हम निर्वात मानते हैं। तो इसी वजह से आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप प्रकाश की चाल लेंगे, और ये आपकी जो होती है उस माध्यम में प्रकाश की चाल हुई। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बेस पे। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया गया, मैंने आपसे पूछा कि वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, तो अगर आप वायु का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि म्यू बराबर C/V। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो C होता है, C क्या है फ्रेंड्स, कि जो C है आपका प्रकाश की चाल होती है, और V क्या होता है, उस मीडियम में प्रकाश की चाल। तो मुझे किस माध्यम में अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो मुझे पता है कि वायु में अपवर्तनांक क्या होगा, यानी वायु का अपवर्तनांक। तो देखिए, अगर मैं वायु का निकालना चाहता हूँ तो C तो आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वायु में आपकी प्रकाश की चाल भी क्या होगी, तो यही होती है। यानी यहाँ पर 3 × 10⁸, तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो म्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो आपका राइट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कांच का यानी कांच में आपकी गिलास में जो प्रकाश की चाल है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कितनी है फ्रेंड्स, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको किसमें, उसमें यानी कि तो उस कांच का अपवर्तनांक क्या होगा वायु के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करेंगे, म्यू बराबर C/V। तो C आपका क्या रहेगा यहाँ पर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई, किस माध्यम में निकालना चाह रहे हैं आप, गिलास में निकाल रहे हैं, तो गिलास के लिए आप क्या करेंगे, 2 × 10⁸, यानी आपको ये वैल्यू गिवन होगी। तो आप वहाँ पर बताएंगे कि 2 × 10⁸ से मैं अगर डिवाइड करूँगा तो 3/2 का हाफ क्या होता है, 1.5। अगर आपसे पूछा जाए कि गिलास का या कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि 1.5 कांच का अपवर्तनांक होगा। तो आप क्या करें, अब आप मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से ये निकालना भी सीख गए होंगे। तो इसके साथ ही आप जो मैं यहाँ पे आपको टेबल प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करके रखें, क्योंकि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जो डायरेक्टली आपकी परीक्षा में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, और सारी चीज़ें समझ भी पाए होंगे। तो आप जो भी इनकी डेफिनेशन है आप इनको नोट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।